दोस्तों, आज मैं आपको एक फेमस क्रीपीपास्ता स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मिस्टर वाइड माउथ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको यूनिक और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनना पसंद है तो राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। मेरे बचपन में हमारा परिवार बंजारों की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमा करता था। हम किसी भी जगह पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते थे। जब मैं 8 साल का था तब आखिरकार मेरी फैमिली रोड आइलैंड न्यूयॉर्क में सेटल हो गई, लेकिन इससे पहले हमने कई सारे घर बदले थे। मेरे बचपन की कई सारी यादें काफ़ी धुंधली है और कई बार तो मैं सोचता हूँ कि उनमें से कितनी यादें सच्ची है और कितनी यादें बस मेरे ख्वाब है। मुझे याद आते हैं कैरोलिना के वो बच्चे जिनके पीछे मैं दिन दिन भर दौड़ा करता था, वो बहती नदी जो हमारे पेंसिल्वेनिया के अपार्टमेंट के पीछे बहती थी। लेकिन इन सारी यादों में से एक याद कुछ ऐसी है जो मेरे दिमाग में अब भी ताज़ा है। ऐसे लगता है मानो ये कल की ही बात हो। मैं अब भी सोचता हूँ कि क्या ये यादें सच्ची थी या मेरी उस बीमारी से बनी थी जिसने बसंत के उन दिनों मुझे जकड़ रखा था। जो भी हो, मेरा दिल कहता है कि वो सब कुछ हकीकत थी। उस समय हम न्यू विनियार्ड शहर के बाहरी इलाके में रहते थे, जहां उस समय जनसंख्या 643 लोगों की थी। वो घर सिर्फ 3 लोगों के परिवार के लिए काफ़ी बड़ा था। 5 महीनों तक हम इस घर में रहे। इस समय में कुछ रूम्स में तो मैं कभी गया ही नहीं। कुछ मायनों में ये घर जगह की बर्बादी थी, लेकिन उस टाइम पर मार्केट में सिर्फ यही घर अवेलेबल था जो मेरे पिताजी के काम की जगह से 1 घंटे के भीतर हो। इस घर में मैंने और मेरे पेरेंट्स ने अकेले ही 5वां जन्मदिन मनाया। मेरे बर्थडे के अगले दिन मुझे अचानक ज़ोरों का बुखार आ गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे मोनोन्यूक्लियोसिस नाम की बीमारी है, जिसका मतलब ये था कि अगले 3 हफ्तों तक मैं बाहर खेलने नहीं जा सकता था। ये समय मुझे बिस्तर पर लेटे ही गुजारना था। उस समय हम पेंसिल्वेनिया के लिए निकलने वाले थे और मेरी ज़्यादातर चीज़ों को पैक करके डिब्बों में रख दिया गया था, जिससे मेरा कमरा और भी खाली महसूस हो रहा था। मेरी माँ मेरे लिए दिन में कई बार अदरक का काढ़ा और किताबें लेकर आया करती थी। यही मेरे लिए उस समय मनोरंजन का सामान होता था। ऐसे समय में बोर होना स्वाभाविक था। मुझे पक्के तौर पर तो याद नहीं है कि मैं मिस्टर वाइड माउथ से कैसे मिला था, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी बीमारी के बारे में पता लगने के बाद वो दूसरा हफ्ता था। सबसे पहली चीज़ मैंने उस छोटे से जीव से जो पूछी वो उसका नाम था, और उसने मुझे बताया कि उसका नाम मिस्टर वाइड माउथ था। ये इसलिए क्योंकि उसका मुंह काफ़ी बड़ा था। सिर्फ उसका मुंह ही नहीं बल्कि उसके शरीर के मुकाबले उसका बाकी सब कुछ, जैसे आंखें, उसका सर और उसका कान वगैरह भी बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन हाँ, उसका मुंह सबसे बड़ा था। तुम एक फरबी की तरह दिखते हो, मैंने उससे कहा। उस समय वो मेरी किताबों के पन्ने पलट रहा था। मिस्टर वाइड माउथ रुक गया और मेरी तरफ देखकर पूछा, फरबी? फरबी क्या होता है? मैंने उसे समझाया, वो एक खिलौना होता है, एक तरह का रोबोट जिसके बड़े बड़े कान होते हैं। तुम उसे पालतू जानवर की तरह रख सकते हो। ओह, मिस्टर वाइड माउथ ने कहा, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो किसी असली दोस्त की तरह नहीं होते। मुझे याद है जब भी मेरी माँ मेरे कमरे में आती थी, मिस्टर वाइड माउथ हर बार गायब हो जाता था। मैं तुम्हारे बेड के नीचे चला जाता हूँ, उसने बाद में मुझे बताया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे तुम्हारे साथ देखें, वरना हमें वो साथ में खेलने नहीं देंगे। पहले कुछ दिनों तक मुझे कुछ खास नहीं हुआ। मिस्टर वाइड माउथ बस मेरी किताबों में तस्वीरें देखकर और कहानियों को सुनकर काफ़ी प्रभावित होता था। तीसरे या चौथे दिन सुबह जब मैं उससे मिला तो उसने कहा, मेरे पास एक नया खेल है जो तुम खेल सकते हो, लेकिन तुम्हारे माँ के आने का इंतज़ार करो। मैं नहीं चाहता कि वो हमें खेलते हुए देखे। एक सीक्रेट गेम है। जब मेरी माँ किताबें और काढ़ा रख कर चली गई तो मिस्टर वाइड माउथ मेरे बेड के नीचे से बाहर आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हमें इस हॉलवे के आखिरी कमरे में जाना है, उसने कहा। मैंने उसे पहले तो मना किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे बाहर जाने को बंद कर दिया था, लेकिन मिस्टर वाइड माउथ लगातार अपनी ज़िद पर अड़ा रहा, जिसके बाद मैं जाने के लिए तैयार हो गया। जिस रूम में हम गए वहाँ कोई फर्नीचर नहीं था,
ना ही कोई वॉलपेपर, वो बिल्कुल खाली रूम था। उस कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जो बाहर की तरफ खुलती थी। मिस्टर वाइडमाउथ ने उस खिड़की को खोल दिया और फिर उसने मुझे खिड़की से नीचे देखने को कहा। हम इस घर के सेकंड फ्लोर पर थे, लेकिन यह घर एक पहाड़ी ऊंचाई पर बना था, इसलिए यहाँ से नीचे एक बड़ी सी खाई थी। फिर मिस्टर वाइडमाउथ बोला, मैं यहाँ एक खेल खेलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि नीचे एक बड़ा सा नर्म ट्रैम्पोलिन है और फिर मैं खिड़की से कूद जाता हूँ। अगर तुम जोर से ये बात सोचो तो तुम वापस पंख की तरह उछल जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम ये गेम खेलो। मैं उस समय महज 5 बरस का था और मुझे तेज़ बुखार भी था। बावजूद इसके मैंने यहाँ से गिरने की बात की संभावनाओं के बारे में सोचते हुए कहा, नीचे तो बहुत बड़ी खाई है। यही तो मज़ा है मेरे दोस्त। अगर ये कोई छोटू मोटू सी गहराई होती तो मज़ा नहीं आता। अगर तुम नीचे कूदोगे तो बिल्कुल असल ट्रैम्पोलिन की तरह वापस आ जाओगे। डू 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 डू। मैंने इसकी कल्पना की कि मैं नीचे कूदूं तो नीचे लगी ट्रैम्पोलिन, जो मुझे यहाँ से दिखाई भी नहीं दे रही थी, वो मुझे किसी पंख की तरह वापस उछाल देंगी। लेकिन मेरे अंदर की हकीकत देखने वाला पहलू ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया और मैंने कहा, हम कभी और खेलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं ट्रैम्पोलिन की कल्पना भी कर पाऊंगा या नहीं। अगर मैं नहीं कर पाया तो मुझे चोट लग सकती है। मिस्टर वाइडमाउथ के चेहरे पर मैंने एक लम्हे के लिए गुस्सा देखा, लेकिन फिर उसने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। उसके बाद उसने पूरा दिन मेरे बेड के नीचे चुपचाप किसी चूहे की तरह गुजार दिया। अगली सुबह मिस्टर वाइडमाउथ एक छोटा सा डिब्बा लेकर आया और उसने कहा, मैं तुम्हें जगल करना सिखाऊंगा। यहाँ मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जिससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने जब डब्बे में देखा तो वो चाकुओं से भरा था। नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे मार देंगे, मैं ज़ोर से चीखा। मैं इस बात से डरा हुआ था कि मिस्टर वाइडमाउथ ने चाकुओं को मेरे कमरे में लाया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे चाकू को छूने भी नहीं देते थे। मिस्टर वाइडमाउथ ने अपनी बात जारी रखी, जगल करने में तो मज़ा आता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ट्राई करो। जगल 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 जगल। मैंने उस डब्बे को हटाया और कहा, मैं नहीं कर सकता, मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। चाकू कोई खेलने की चीज़ नहीं होती, उसे चोट लग सकती है। मिस्टर वाइडमाउथ मेरी बात सुनकर मायूस हो गया और उस डब्बे को लेकर मेरे बेड के नीचे चला गया और बाकी दिन उसने वहीं गुजारा। मैं सोचने लगा कि आखिर वो कितना समय मेरे बेड के नीचे रहता है। इसके बाद मुझे सोने में दिक्कत होने लगी। मिस्टर वाइडमाउथ कई बार मुझे बीच रात में जगा देता था और कहता था कि उसने खिड़की के नीचे एक सचमुच की ट्रैम्पोलिन लगा दी है जो अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रही है, और वो मुझे नीचे कूदने के लिए उकसाया करता था। लेकिन जब मैं मना कर देता तब भी मिस्टर वाइडमाउथ बार बार मुझे कूदने के लिए कहा करता था। अब मुझे उसके साथ खेलने में मज़ा भी नहीं आता था। एक सुबह मेरी माँ मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने सोचा कि मैं इतना समय अपने कमरे में रहने से बेजार हो गया होगा, इसलिए मुझे बाहर की ताज़ा हवा लेनी चाहिए। मैंने तुरंत अपने जूते पहने और बैक पोर्च में निकल गया और सूरज की किरणें मुझे ताजगी दे रही थी। बाहर मिस्टर वाइडमाउथ भी मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसने मुझसे कहा, जिसे सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। लेकिन फिर उसने कहा, यह बिल्कुल सुरक्षित है, सच्ची में। मैं उसके पीछे हिरन की पगडंडी पर चलने लगा जो हमारे घर के पीछे उन जंगलों से गुजरती थी। ये बहुत ज़रूरी रास्ता है, उसने कहा। तुम्हारी उम्र के कई सारे बच्चे जो मेरे दोस्त होते थे, जब सही समय आया मैं उन सबको इसी रास्ते से एक स्पेशल जगह पर ले गया। तुम अभी तैयार नहीं हो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें भी वहीं पहुंचा दूंगा। मैं वापस घर आया और सोचने लगा कि आखिर वो रास्ता कहाँ जाता है। मिस्टर वाइडमाउथ से मिलने के 2 हफ्तों बाद ही हम जाने के लिए तैयार थे। मुझे अपने पिताजी के साथ एक लंबे सफ़र पर पेंसिल्वेनिया जाना था। हमारा अगला घर होने वाला था। मैंने सोचा अपने जाने की बात मैं मिस्टर वाइडमाउथ को बता दूं, लेकिन 5 साल का होने के बावजूद मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मिस्टर वाइडमाउथ मेरी भलाई बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वो मुझे ऐसे काम करने के लिए उकसाया करता था जिससे मुझे चोट पहुँचे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने जाने वाली बात को एक राज ही रखूँगा।
मैं और मेरे पिताजी सुबह 4 बजे ट्रक में बैठकर जाने के लिए तैयार हो गए। मेरे पिताजी का अंदाज़ा था कि हम अगले दिन लंच टाइम तक पेंसिल्वेनिया पहुंच जाएंगे। तुम्हारे लिए ये जल्दी तो नहीं है, पिताजी ने मुझसे कहा। मैंने अपना सर हिलाया और फिर खिड़की पर अपना सर रखकर सूरज के निकलने से पहले सोने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे पिताजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ये आखिरी बार होगा बेटा, मैं वादा करता हूँ। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन जैसे ही डैडी को एक बार प्रमोशन मिलता है हम सब एक जगह सेटल हो जाएंगे, फिर तुम दोस्त भी बना सकोगे। जैसे ही हम अपने ड्राइवे से बाहर निकले मैंने पलटकर पीछे देखा। मुझे अपने बेडरूम की विंडो में मिस्टर वाइडमाउथ खड़ा दिखाई दिया। वो चुपचाप वही खड़ा था। फिर उसने अपना हाथ हिलाकर गुड बाय किया, लेकिन मैंने देखा कि उसके दूसरे हाथ में चाकू था। मैंने उसकी तरफ वापस हाथ नहीं उठाया। सालों बाद मैं न्यू विनयार्ड वापस लौटा। जिस जगह पर हमारा घर हुआ करता था वहाँ अब मलबे के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमारे जाने के कुछ समय बाद ही इस घर में आग लग गई थी और फिर इसे गिरा दिया गया था। उत्सुकतावश मैं उस हिरन की पगडंडी पर गया जिसके बारे में मिस्टर वाइडमाउथ ने मुझे बताया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मिस्टर वाइडमाउथ अचानक पेड़ों के बीच से निकलेगा और मुझे डरा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर वाइडमाउथ जो कुछ भी था शायद वो उस घर से ही जुड़ा हुआ था और शायद वो उस घर के साथ ही ख़त्म हो गया था। ये पगडंडी न्यू विनयार्ड मेमोरियल के कब्रिस्तान में जाकर ख़त्म होती थी और मैंने नोटिस किया कि यहाँ ज़्यादातर कब्रें बच्चों की थी। तो दोस्तों ये थी मिस्टर वाइडमाउथ की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और आप किसी स्पेसिफिक क्रीपी पास्ता पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।